कि अगर कोई बीमा धोखे से ले भी गया है और आपको पता चलता है कि ऐसा हो गया है, तो आपके पास पॉलिसी जिस दिन आए उसके 1 महीने के अंदर अंदर उस पॉलिसी को कैंसिल कराकर वो राशि प्राप्त की जा सकती है। और उसका प्रपोजल फॉर्म की कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए, अपने फैमिली को बताइए, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली को तो पता ही नहीं होता कि हमने कितने लाख रुपए का बीमा करा रखा है। किसी कैजुअलिटी होने पर परिवार को पता नहीं होने के कारण करोड़ों अरबों रुपया अनक्लेम पड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार मैं कहता हूँ कि पैसे ने कहा कि तू मुझे अगर बचाएगा तो मैं तेरे को हर मोड़ पे बचा ले जाऊंगा। तो पैसे को बचाकर अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदना ही स्मार्ट खरीदारी है। कौन सी ऐसी सर्विस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आती है, या कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे नहीं आती है? तो बेसिकली ये सर्विस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? उपभोक्ता संरक्षण कानून में सेवाओं की परिभाषा दी गई है। सेवाओं से मतलब है जो खुद कंज्यूम करे, आगे रीसेल नहीं हो सकती। जैसे बिजली की सेवाएं, बैंक की सेवाएं, ट्रांसपोर्ट की सेवाएं कंज्यूमर खुद ही लेता है, उस सेवाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है? देश दुनिया में व्यापार की स्थिति आप जानते हैं। व्यापारी का एक ही उद्देश्य होता है, कंपनियों का एक उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। नमस्कार दोस्तों, आज consumernews.online में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पिछले 30-35 सालों से काम कर रहे हैं और 11 से ज़्यादा किताबें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लिख चुके हैं। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र मोहन माथुर जी, जो जिला आयोग में अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे उन्होंने अभी रिसेंटली ऐसे जजमेंट दिए हैं जो कंज्यूमर के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहे हैं। नमस्कार सर। सर, आपसे हम काफ़ी टाइम से देखते हैं, आपने जो काम करा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, लेकिन जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात होती है तो एक आम उपभोक्ता वो जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को या कोई भी सामान खरीदता है तो उसमें वो खुद को एज ए कंज्यूमर कैसे देखे? उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता के अधिकारवाद से लेकर अब तक उपभोक्ता को चाहिए कि वो स्मार्ट खरीदारी करे, सोच समझ के परचेजिंग करे और बाज़ार भी अपने हिसाब से ना जाए, बाज़ार भी सोच समझ के लाए और उन चीज़ों के बारे में चुनने का जो उसको अधिकार है, चयन का जो अधिकार दिया गया है, उसको देखकर स्मार्ट खरीदारी करे और जल्दबाजी में ना खरीदे और बाज़ार 2 घंटे पहले जाए और बाज़ार को देखे। और हमने इसीलिए पहले भी एक आर्टिकल लिखा था मैंने कि कल भी होगा। इसलिए उसका मतलब है कि आज केवल आप बाज़ार घूम के भी आ सकते हैं, बाज़ार कल कहीं नहीं जा रहा। छूट से और अन्य चीज़ों से प्रभावित ना होकर अपनी आवश्यकता को देखें। क्योंकि कई बार मैं कहता हूं कि पैसे ने कहा कि तू मुझे अगर बचाएगा तो मैं तेरे को हर मोड़ पे बचा ले जाऊंगा। तो पैसे को बचाकर अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदना ही स्मार्ट खरीदारी है। बिल्कुल सर। तो सर, हमेशा जब भी कोई भी सामान खरीदा जाता है तो बोलते हैं एक प्रोडक्ट लिया है, बट उसी के साथ सर्विसेज भी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी सर्विस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आती है, या कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे नहीं आती है। तो बेसिकली ये सर्विस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? उपभोक्ता संरक्षण कानून में सेवाओं की परिभाषा दी गई है। सेवाओं से मतलब है जो खुद कंज्यूम करे, आगे रीसेल नहीं हो सकती। जैसे बिजली की सेवाएं, बैंक की सेवाएं, ट्रांसपोर्ट की सेवाएं कंज्यूमर खुद ही लेता है, उस सेवाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता। वैसे बैंक की मैंने सेवा ली, बैंक का मैंने लोन लिया, ये बैंक की और मेरे बीच की वित्तीय सेवाएं हो गई। ट्रांसपोर्ट में ले लिया, मैं अगर हवाई जहाज़ का टिकट मैंने लिया है तो हवाई जहाज़ में मैं बैठ के जा रहा हूँ, तो दूसरा उसके बदले में नहीं जा सकता। लेकिन सेवाओं के बदले में कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, कंफर्टेबल जोन चाहिए, और जो सेवाएं मुझे दे रहे हैं वो ऐसी इम्प्लाइड होनी चाहिए कि जिसमें मेरे को किसी प्रकार की कमी ना हो। यदि सेवाओं में कमी होती है और उससे उपभोक्ता को नुकसान होता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में आ सकता है, अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सेवाओं देने का वादा किया है। उसके लिए उदाहरण मैं आपको एक स्पेशली बताता हूँ कि मैं अगर कार टैक्सी में बैठता हूँ तो कार के ड्राइवर का लाइसेंस मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, उस कार की परमिट की मुझे आवश्यकता नहीं देखने की, क्योंकि कंपनी ने ये कहा कि हम कार उपलब्ध कराते हैं, टैक्सी उपलब्ध कराते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन के इंजन की आंखें चेक करने का मेरे को दायित्व नहीं है।
मैं तो केवल कंफर्टेबल जोन में, ट्रेन में यात्रा कंफर्टेबल जोन सुरक्षा से करके निकल जाना चाहता हूँ। बस में कहा कि बस में एसी बस है, तो एसी चलना एक इम्प्लाइड है, अगर नहीं है तो वो सेवाओं में कमी मानी जाएगी। या विलंब कर किया जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विलंब किया जाता है, तो भी अगर आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ये सेवाओं में कमी की जाएगी, और उससे मिलने वाले कोई भी लाभ परिलाभ से अगर वंचित रहता है उपभोक्ता, तो उस सेवाओं में कमी होगी, इसलिए वो अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद बताने के लिए। आप ये बताएं सर कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। देश दुनिया में व्यापार की स्थिति आप जानते हैं। व्यापारी का एक ही उद्देश्य होता है, कंपनियों का एक उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। कहेंगे क्या, करेंगे क्या, प्रोडक्ट किस चीज़ का होगा, वारंटी क्या है, दी क्या जा रही है। और आज की तारीख में जब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, तो एक नई चीज़ आ गई है हमारे सामने, मार्केटेड बाई। जी। प्रोडक्ट जो बना असेंबल गुड्स बन रहा है और यूज एंड थ्रो भी है। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर को सतर्क रहकर उस चीज़ को खरीदना चाहिए, क्योंकि बाजार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे चल रहा है। विज्ञापन से प्रभावित न होकर अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, लोकल परचेज भी करते हैं, लेकिन किसी ब्रांड को जाते हैं, तो उस ब्रांड में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ देखनी पड़ेगी कि असेंबल फ्रेंचाइजी तो नहीं है, और फ्रेंचाइजी है तो उसका जिम्मेदार कौन है। अब नया कानून जो नई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो आई है, उसमें उन सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए, और उन समावेश के चीज़ में ही कंज्यूमर को मिलना चाहिए। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बहुत हो रही है। बना कोई रहा है, असेंबल्ड कोई कर रहा है, बाजार से कोई पैकिंग कर रहा है, और पैकिंग करने के बाद भी कहीं भी कंज्यूमर को सुरक्षा नहीं है। अगर वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाए। जी सर, आपके हम जजमेंट्स देखते हैं और कई बार आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स आती है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की आती है, जैसे कि बैंकिंग हो गया हो, या आजकल बहुत नए नए तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंस्टेंट लोन अवेलेबल है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज को हम कैसे देखें कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करें? देखिए, वित्तीय सेवाएं भी उपभोक्ता के दायरे में आती है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू कंडीशन डिपेंड करता है कि आपने किन किन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। जी। आपने उस एग्रीमेंट कॉपी अपने पास रखी नहीं रखी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या आपसे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके कोई वस्तु आपको मिली नहीं लेकिन किस्तें चालू हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या फोरक्लोजर चार्जेस जैसी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आपने एक अनुबंध किया, अनुबंध करने में यदि उपभोक्ता जल्दीबाजी करता है, देखता नहीं है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है या होने वाली है, तो वो उसको उस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि इन्होंने यहाँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, मुझे बताया क्या था, दे दिया मुझे कुछ और। इवन सेवाओं में कमी, खास तौर से बैंकों में या वित्तीय संस्थानों में जो हो रही है, वो हो रही है कि आपकी किस्तें टाइम से वसूल ना करके आगे जाके 3 महीने बाद आपकी वसूल करके पेनल्टी लगा दी गई, एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे ले लिया, आपकी चेक बाउंस की रेट 200 रुपये तय हुई थी या मिनिमम को तय हुई थी, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा लगा दिया। तो ये सब चीज़ों को आपको वॉचफुल करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम तो एक ही बात कहते हैं सभी लोगों को कि अनुबंध की शर्तों को हस्ताक्षर करने से पहले समझें। और सबसे बड़ी बात, एक होता है लास्ट में सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ओनली, उसको ध्यान में आप स्पेशली रखिए कि कहीं सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन एग्रीमेंट तो जयपुर में हो रहा है और बॉम्बे जुडिक्शन में आपने साइन कर दिए, तो जो भी विवाद होगा फिर वो वहीं पे होगा, बॉम्बे में होगा, जयपुर में नहीं हो पाएगा, तो उपभोक्ता परेशान हो जाता है। सबसे बड़ी बात और एक स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ आम दर्शकों को, जो वस्तुएं आप खरीदते हो उसका सर्विस सेंटर भी आपके शहर में है नहीं, उसको अच्छी तरह देख लें, उसके बाद ही उस चीज़ की खरीदारी करें। अन्यथा ख़राब होने पर, वारंटी पीरियड में भी आपको सर्विस नहीं मिलने पर वो वस्तु का खरीदना वाला बेकार हो जाएगा, और आप अल्टीमेटली अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, चीटिंग हो गई। लेकिन आपकी अलर्टनेस
आपका स्मार्ट वर्क, आपकी स्मार्ट परचेजिंग, आपको सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी। आपको पढ़ने के लिए आज की तारीख में इंटरनेट अवेलेबल है। उसकी क्या कहते हैं उसको, उसके मापदंड फिक्स हैं। आप अपने इंटरनेट पे देख सकते हैं कि उसकी क्या रेटिंग चल रही है, कितने 5 स्टार रेटिंग है या नहीं है, लोगों की क्या ओपिनियन है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो जाके आप कुछ बच पाएंगे। वरना क्या होगा कि सेवाओं में कमी तो सब जगह होगी, हो रही है, और डिटोरेशन होगा। क्योंकि आज की तारीख में एक अभियान चलता है किसी सेल का, उस सेल का मतलब है कैसे भी ये माल आज की तारीख में कैसे भी अट्रैक्ट करके बेचना, बाद में चाहे सेवाएं हों या नहीं हो, आफ्टर सेल सर्विस हो या ना हो। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण कानून में प्रोडक्ट लायबिलिटी लाया गया। उस प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब यही है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्रति कंपनी जिम्मेदार रहेगी। आफ्टर सेल सर्विस स्पेयर पार्ट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो भी सुनिश्चितता करी। ऐसे ही उन्होंने उत्पादक के प्रति भी जिम्मेदार बनाने की कोशिश की है। सर, आपने स्मार्ट परचेज की बात कही। स्मार्ट परचेज से मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, और जो बहुत ही ज़रूरी है आम उपभोक्ता के लिए, कि स्मार्ट कंज्यूमर कैसे बना जाए। स्मार्ट कंज्यूमर वही होता है जो अपनी आवश्यकता से अधिक परचेजिंग प्रलोभनों में आकर नहीं करता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपको आवश्यकता एक बनियान की है, आप 100 वस्तुएं खरीदने से क्या फ़ायदा, क्योंकि 100 बनियान तो आप एक साथ पहन नहीं सकते, 100 शूज़ एक साथ नहीं पहन। सेल में कहते हैं कि एक परचेज करिए 6 फ्री हैं, आप अट्रैक्ट हो गए, लेकिन आपने उसकी रेट नहीं देखी, वो 6 की कीमत भी है। आपको सेल के नाम पर, अभियान के नाम पर आपको अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्मार्ट कंज्यूमर वही होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप परचेज करता है और उसको कंज्यूम होने के बाद दूसरी चीज़ की तरफ जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में कई चीज़ों के कई ब्रांड आ गए, ब्रांड में वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। आज की तारीख में कई लोग कहते हैं कि ISI मार्क की चीज़ है तो वो महंगी हो जाती हैं। कोई कहता है कि आप बिल, लेकिन कहने सुनने से नहीं, आपको अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को बचाना है तो आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना ही पड़ेगा। उसके लिए एक ही धारणा बना लीजिए कि कल भी होगा। हम बाजार चले गए इसका मतलब ये नहीं आज ये सारी परचेजिंग करनी है, आज ही मुझे टीवी खरीदना है, आज ही मुझे फ्रिज खरीदना है। बाजार कहीं नहीं भाग रहा, बाजार वहीं की वहीं है। लेकिन जो अभियान, मार्केटिंग, टीवी पे विज्ञापन इतने आते हैं, उससे आदमी अट्रैक्ट होकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। और आजकल विज्ञापन में भी ऐसी धारणाएं बना दी जाती हैं कि कल अगर नहीं हो तो ये ख़त्म हो जाएगा, जबकि बाज़ार में माल बहुत पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाओगे तो कल ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा मिलेगा ही नहीं ज़िंदगी में। ऐसी असंभव चीज़ें अभी नहीं बनी हैं। इसलिए आप आराम से, इत्मीनान से अपनी आवश्यकता को देखते हुए, अपनी जेब को देखते हुए पैसा खर्च कीजिए। सर, आजकल एक नया टर्म बना है इसी के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो जितने भी एडवर्टाइजर्स है या मार्केटिंग के जो लोग हैं वो हमेशा इसको पकड़ के रखते हैं कि फोमो, फियर ऑफ लूजिंग आउट, की अगर आपने ये प्रोडक्ट अभी नहीं लिया तो आप मिस कर जाओगे। तो ये हमेशा ही एडवर्टाइजर्स यूज़ करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में सामान ख़त्म हो रहा है, वो केवल एक इमोशन पे चलते हैं कि आप अगर ये सामान नहीं लेंगे तो या तो आप इस ऑफ़र से आप इसका अवेल नहीं कर पाएंगे या फिर आप मिस आउट कर जाएंगे। सर, हमने परचेज़ की बात करी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या रैंडम हेल्थ केयर हो, इंश्योरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंश्योरेंस में कई बार क्या होता है कि हम सब इंश्योरेंस कराकर भी रखते हैं तब भी क्लेम नहीं मिलता है। ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ रिजेक्शन हो गया है। तो इंश्योरेंस को लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आम उपभोक्ता को क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण बीमा में भी उपभोक्ता का संरक्षण करता है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण में क्लेम रिजेक्ट होने का मूल कारण नासमझी हमारी भी है और हमारी एजेंट की भी है। हमने फॉर्म की कंडीशंस नहीं पढ़ी, हमने मेडिक्लेम में राइडर नहीं पढ़े कि कितने साल तक यह बीमा आपका उपयोगी है नहीं, कितने साल तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप अचानक बीमार हो गए बीमा लेने के बाद तो राइडर कितने महीने का है, एक्सीडेंट का क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम नहीं पढ़ते। और उसमें सर्टेन कंडीशंस होती हैं फॉर्म में, उसको ढंग से पढ़कर आपको फॉर्म खुद भरें, जिससे आपका क्लेम की रिजेक्शन होने की संभावनाएं
कम से कम हो जाएंगी अगर आप सत्य लिखते हैं। अगर आपका 16 साल पहले भी एक्सीडेंट हुआ था तो आप उसको लिखिए कि मैं 16 साल पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं ठीक हो गया, या मेरे को अमुक बीमारी 16 साल पहले थी। आपका कॉलम में हर एजेंट नो 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 भर देता है, वो फिर गुड फेथ के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को अभी निर्धारित कर दिया है कि बीमा विषय वस्तु हो सकती है आग्रह की, लेकिन विषय वस्तु के साथ साथ गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बीमा आपके स्टेटमेंट को फेथ मानते हुए बीमा कर लेती है। लेकिन अगर ये पाया जाता है कि आप पहले से बीमार थे, आपने कोई गंभीर रोग छुपाया, आपका पहले से इलाज कहीं चल रहा था, तो छोटी छोटी बीमारियों के बारे में पूछते तो उनको बताइए कि हाँ मेरे को है डायबिटीज़, एल्कोहलिक हूँ, मैं पान खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्क्रूटनी होगी, जब आपका क्लेम का टाइम आएगा, तो मेडिक क्लेम आपको देने से इनकार कर सकती है, जीवन बीमा इनकार कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पेंशन प्लान तो नहीं है। एसबीआई बैंकों में, कुछ बैंकों में भी ये हुआ कि बीमा करते करते पेंशन प्लान पे आ गए। वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी 16 लाख रुपए की एफडी है ये, लेकिन वो एफडी ना होकर वो बीमा हो गया। क्योंकि आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ आ रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो आम जनता को पता नहीं है, कि अगर कोई बीमा धोखे से ले भी गया है और आपको पता चलता है कि ऐसा हो गया है, तो आपके पास पॉलिसी जिस दिन आए उसके 1 महीने के अंदर अंदर उस पॉलिसी को कैंसिल कराकर वो राशि प्राप्त की जा सकती है। अगर आपके साथ कोई अनफेयर डेट प्रैक्टिस कर भी गया है तो 1 महीने का टाइम है, पॉलिसी प्राप्त होते ही आप 1 महीने के अंदर अंदर आप उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या करते हैं कि वो पॉलिसी पोस्ट ही नहीं करते। एट टाइम्स आपको साइन करा लेंगे कि ये पॉलिसी या ये जो डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं वो भी आपके पास आ जाएगी, बट वो मेरे ख्याल से तो इनिशिएट ही 1 महीने बाद करते हैं। तो ऐसी नहीं, उसमें यह है जिस दिन पॉलिसी आपके घर आ जाए, आपके हाथ में आ जाए, उस दिन से आपका लिमिटेशन चालू हो जाएगा कि भाई ये मुझे पॉलिसी मेरे को सूट नहीं कर रही है, मैं इतनी बड़ी किस्त नहीं दे सकता, या मैंने एफडी मान के ली थी, इन्होंने इंश्योरेंस कर दिया। और उसका प्रपोजल फॉर्म की कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए, अपनी फैमिली को बताइए, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली को तो पता ही नहीं होता कि हमने कितने लाख रुपए का बीमा करा रखा है। किसी कैजुअलिटी होने पर परिवार को पता नहीं होने के कारण करोड़ों अरबों रुपया अनक्लेम पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्म अपने पास रखिए, परिवार को बताइए, और क्या क्या आपने गलत बातें तो नहीं की उसको रीचेक करिए, और पॉलिसी आने तक अलर्ट रहिए, क्योंकि पॉलिसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। उस ऑब्लिगेशन में नासमझी के कारण आपको नुकसान ना हो जाए, आपके परिवार को ना हो जाए नुकसान। तो बीमा का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, सतर्कता का है, लेकिन सुरक्षा का भी है। लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आप सतर्क रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ इन्वेंचुअलिटी से बच जाएंगे। जी बिल्कुल सर। सर आपके जजमेंट्स हम देखते रहते हैं, आप कंज्यूमर को क्या कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि वो जब भी कोई परचेज करे या कोई भी सर्विस अवेल करे तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, बाजार विज्ञापन से चलता है। हम जब दुकान में चढ़ते हैं तो हम सीन या पर्टिकुलर किसी ब्रांड का हमारे नाम गाने में गूंजने लगता है। जी उन चीज़ से प्रभावित ना होकर अपनी पहले आवश्यकता देखिए, और बाजार 2 घंटे पहले जाएं। और ऐसा नहीं है कि बाजार बंद हो रहा है, लेकिन हम बाजार 2 घंटे पहले ना जाकर हम 7:45 बजे जाते हैं जबकि बिजी नहीं है, तो आपको बाजार बदलने की समस्या रह जाती है और आपको मजबूर होकर वो चीज़ खरीदनी पड़ती है, और आप बार्गेन भी नहीं कर पाते। दिन में अगर बाजार जाएंगे 4 घंटे 6 घंटे आपके पास है तो आप बाजार बदलने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी बाजार जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचता है, माइंड मेकअप करता है, परचेज की बाजार देखता है, पार्किंग की प्रॉब्लम उसके है, जाम की प्रॉब्लम उसके पास में है। तो उन सब से अलग होकर उसके लिए बाजार जाने के लिए 4 से 6 घंटे यदि वो अपना उपयोग करेगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बार्गेन पावर करेगा, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड लेके आएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट लेगा, उसकी गारंटी वारंटी लेगा, और वो बार्गेन करेगा तो हो सकता है उसको और अच्छा सस्ता सामान ही मिल सके, और वो
मैन्युफैक्चर तक भी पहुंच सकता है, होलसेलर तक पहुंच सकता है और बाज़ार में अच्छे से अच्छा सामान, सस्ता से सस्ता सामान लेके आ सकता है। सामान खरीदना ज़रूरी है, मान लिया, लेकिन सामान खरीदने में उतावलापन खतरनाक हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोबारा डुप्लीकेट और उसमें भी आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा माल असली है, कौन सा नकली है। लाने के बाद अगर आप कुछ करेंगे तो बहुत मुश्किल में हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार दोबारा जाकर और एक धारणा कभी गलत मत बनाइए। बाज़ार में अपने लेवल पर अपना प्रयास जारी रखिए। यदि कोई प्रोडक्ट किसी ने ठग भी लिया है तो उसके बारे में शिकायत लगातार करते रहिए, लिखते रहिए और हर चीज़ का विरोध करके क्यों, क्या, कब और ये ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे आदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपने जागरूक उपभोक्ता होने का परिचय दीजिए, कभी भी अपने हार्ड एंड मनी का मिसयूज मत होने दीजिए। थैंक यू। सर, आपने इतने टाइम से कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम करा है, आप काफ़ी सालों से जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक योगदान है वो बिल्कुल हम मानते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल रहा है। उससे उससे रिलेटेड आपको कोई ऐसी स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहते हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि कंज्यूमर के साथ ऐसा हुआ और उसने ये सही स्टेप लिए, इस वजह से उसको ये रिड्रेसल हुआ, या उसको आउट ऑफ द वे कुछ ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहते हैं स्टोरी? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून जब नया नया आया था, 1986 नाम दिया गया, 88 में जब इम्प्लीमेंट हुआ, तब हमने शुरुआत की थी। तब शुरुआत के दौर में मिठाई का डिब्बा मिठाई के साथ आया करता था। जब मिठाई का डिब्बा साथ आता था उसका विरोध किया गया। बाद में वो धीरे धीरे कानून बना। गैस के चूल्हे वाले गैस का कनेक्शन आने पर चूल्हा बेचने के लिए हमें मजबूर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो शिकायत करने पर कानून बना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आज 35 साल बाद उपभोक्ता संरक्षण कानून अपनी नई प्रेरणा से, नए कानून बनने से, नई लोगों की आवश्यकता होने से, नए नए एक्सपेरिमेंट होने से स्वायत्त शासी संस्थाओं के भी उपभोक्ता के दायरे में आने लगे। नगर निगम जैसे आने लगा, पासपोर्ट भी आने लगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम जहाँ जहाँ सर्विसेज ले रहे हैं, जहाँ टैक्स दे रहे हैं, वो भी कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में धीरे धीरे आ रहा है। टोल टैक्स भी कंज्यूमर कोर्ट के अम्बिट में आया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें अभी भी और अध्ययन जरूरी है। और लोगों की जब जब प्रॉब्लम आएगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगर मामले में आएंगे, तो नया इतिहास बनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अभी भी हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। आम उपभोक्ता की सबसे बड़ी परेशानी क्या, गाँव के क्षेत्रों में इसलिए ज़्यादा परेशानी है कि वहाँ सामान अक्सर दुकानदार उधार देता है। उधार देने के कारण उपभोक्ता ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, ये भी समस्या है। और जितना नकली माल, मिलता जुलता नाम जो बाजार में चल रहा है, उसको आम आदमी अभी भी पहचानने में भूल कर रहा है। केवल मात्र वो ब्रांड का नाम लेता है। और नमक जैसी चीज़ को भी आज हम देखते हैं कितने ब्रांड हैं। मिनरल वाटर की बोतल में हमें स्पेलिंग पढ़ना नहीं आ रहा, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, उसकी शिकायत नहीं कर रहे, संबंधित अधिकारियों तक वो बात नहीं पहुंच रही है। इसलिए हमारा संदेश इतना सा होता है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें, उस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर आप बन जाएंगे और आप नई दिशा देश को दे सकेंगे। आम उपभोक्ता के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर सकेंगे, क्योंकि आपका किया गया एक एक्शन उपभोक्ता संरक्षण कानून में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। धन्यवाद सर, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंसाइट्स हैं, और ये आपसे चर्चा करके हमने समझा कि असली में जो हीरो है वो कंज्यूमर है, वो हीरो नहीं है जो ब्रांड एम्बेसडर है। तो अगर कंज्यूमर एजुकेटेड है तो मार्केट भी अच्छा हो जाता है, अगर कंज्यूमर एजुकेटेड है तो उसके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होता है। इसी के साथ मैं आपसे समय लूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।